बजट पेश हो गया है और हमारे साथ इस वक्त आशीष पारख जुड़ रहे हैं, हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अजय चंद्राकर जुड़ रहे हैं। आप अर्थशास्त्री, बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ संतोष कृष्णानी भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल मैं डॉक्टर अजय चंद्राकर जी आपसे ही लूंगा। इस बजट को लेकर आप क्या कहेंगे? लग रहा है कि एक ऐसी घोषणा हुई जिसने दिल जीत लिया और वो घोषणा ये कि 12,75,000 तक की इनकम टैक्स फ्री। अब बिल्कुल विवेक जी, कल जो इकोनॉमिक सर्वे जो आया था, इकोनॉमिक चीफ एडवाइजर जिस तरह से ओपिनियन रखे थे, वैसा ही बजट आज सीतारमण की सदन के पटल पर पड़ी है। कुल बात यह है कि इस बजट की सबसे बड़ी विशेषता जो इनकम टैक्स में जो छूट की तो बात है ही, क्या नई इनकम टैक्स जो बिल आएगा वो तो है ही, इसके ऊपर डिटेल अभी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है राजकोषीय घाटा को 4.4% पर लाने की बात कही गई। ये इस बजट का की एग्रीकल्चर, कल जैसा इकोनॉमिक सर्वे में आया था, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, सर्विस सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रहेगी, वो भी आया है। लेकिन इस बजट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए सरकार जिस तरह से प्रावधान की है, इसकी तो प्रशंसा हो रही है। दूसरी बात हम आते हैं टैक्स स्लैब की बात है, तो टैक्स स्लैब में कोई कल्पना नहीं किया था कि 12 लाख रुपया जो है वो टैक्स से फ्री हो जाएगा, वो भी एक सैलरीड क्लास के लिए है विवेक जी। और न्यू टैक्स रिजिम में ये जो 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो भी मिलेगा, तो एक्चुअली ये 12,75,000 हो। और जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो सैलरीड क्लास नहीं है, उनके लिए टैक्स रिजिम में भी यहाँ पर छूट का प्रावधान रखा गया है। बिल्कुल रखा गया है छूट का प्रावधान, आप बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी है डॉक्टर अजय जी कि हर वर्ग को फोकस किया गया है। हमारे साथ आशीष पारख जी भी लगातार बने हुए हैं। आप सीए हैं, आप बेहतरीन समझते हैं कि कैसे टैक्स को लेकर कैलकुलेशन की जाती है। आशीष पारख जी बताइए, इस बजट में आपको क्या अच्छा लगा सबसे ज्यादा? नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा। और निश्चित तौर पे ये जो बजट आया है ये एक तरह का गेम चेंजिंग बजट है, जिसको लोगों ने कल्पना नहीं करी थी। लोग 7 लाख से जो लिमिट थी हमारी, उसको सोच रहे थे कि 1-2 लाख रुपए बढ़ा देंगे, और निश्चित तौर पे एकदम से उन्होंने 5 लाख का जो इंक्रीज़ किया है, तो 12 लाख रुपए तक की जो इनकम को उन्होंने जो टैक्स से राहत दी है, और ये स्पेशली वो मिडिल क्लास के लिए जो शब्द का इस्तेमाल हुआ, जो हमेशा से जो मिडिल क्लास थी वो पिछले 8-10 साल से यही कह रही थी कि हमारे को जो है, हमारे लिए सरकार क्या कर रही है। जो नीचे का तबका था, जो वंचित रह गए थे, उन लोगों के लिए तो लाडली बहना और तमाम स्कीमें चला रही थी। लेकिन जो टैक्स का पैसा था वो निश्चित तौर पे मिडिल क्लास ही अपनी सैलरी से या अपने विभिन्न स्रोतों से जो आय होती थी उससे कमा कमा के दे रहा था। तो ये जो छूट दी गई है, जिसमें वित्त मंत्री जी ने हमारे कहा कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए तक की जो है टैक्स में कमी आएगी इस वजह से, तो ये एक बहुत बड़ी छूट दिख रही है सामने। और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि एक सरकार को ये क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था कि जो पर्सनल इनकम टैक्स है वो कॉरपोरेट इनकम टैक्स से भी ज़्यादा पहुंच गया था। मतलब जो कंपनियों पे जो टैक्स लगता था वो जो है वो कम पीछे छूट गया था, और पर्सनल इनकम टैक्स जो है वो एक स्तर से ऊपर बढ़ता जा रहा था। तो उसको बैलेंस करने के लिए, प्लस एक और जो थीम थी कि जो कंजम्पशन था हमारा, जो देश में जो उत्पाद थे वो उनकी जो बिक्री थी वो कम होती जा रही थी, तो उसको भी थोड़ा बढ़ावा देने के लिए और जो मिडिल क्लास है उस पर फोकस रखते हुए आप तो कैलकुलेशन करते होंगे ना, और आपके पास तो लोग आते होंगे कि भाई साहब टैक्स बचा दीजिए क्योंकि टैक्स देना नहीं है। आमतौर पर 4,92,00,000 लोग ऐसे हैं हमारे देश में जो रियल टैक्स देते हैं, क्योंकि 10 करोड़ का आंकड़ा तो है, लेकिन 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो नील टैक्स भरते हैं। आपके पास तो सबसे ज्यादा लोग आते होंगे ये बचाने के लिए, टैक्स बचा दीजिए भाई साहब जी, बाकी तो सब चीज ठीक है। तो अब इसमें राहत मिलेगी आपको, ये डिमांड अब कम हो जाएगी क्योंकि 12 लाख तक बड़ी छूट होती है। नहीं, देखिए उन्होंने जो ये जो टैक्स में बदलाव किया है, ये स्लैब तो उन्होंने 4 लाख किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 लाख तक अगर आपकी आय है, 4 लाख से ज्यादा है, तो आपको इनकम टैक्स का रिटर्न तो भरना है। लेकिन जो छूट मिलेगी वो 87A के अंतर्गत, जो 12 लाख तक की जो स्लैब रहेगा, तो वहां से वो छूट मिल जाएगी। लेकिन अगर आपकी इनकम 12 लाख से ऊपर आ रही है तो वो स्लैब वाइज ही टैक्स लगेगा। हालांकि इसके अंदर जो सैलरी पेशा है उनको 75,000 की छूट मिलती है, तो 12,75,000 तक तो निश्चित तौर पे सबको छूट है ही है जो नौकरी पेशा हैं।
और एक बहुत बड़ा तबका जो 2 करोड़ लोगों का टैक्स पेयर का था, वो इससे निश्चित तौर पे लाभ उठाएगा। और इसमें से मैं समझता हूँ करीबन 1 करोड़ लोग तो टैक्स से, 1 से 1.5 करोड़ लोग तो टैक्स से बाहर ही हो जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि मैं लौट रहा हूं आपके 5 पास। लाख सीए साहब लौट रहा हूं आपके पास। हमारे साथ कपिल होलकर साहब जुड़ गए हैं। और कपिल होलकर जी, स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में। मैं यही सवाल आपसे कर रहा था और हमने आपके साथ कई सारी चर्चाएं की हैं, पिछले बजट में भी हम लोग बैठे हुए थे। एक सवाल ये होता है कि बजट जब आता है तो उम्मीदें पूरी होती हैं, और उम्मीदें पूरी होती हैं और उम्मीदों के साथ हर वर्ग का ध्यान रखा जाता है। इस बजट में आप क्या देख रहे हैं? स्पेशल क्या रहा है? किस सेक्टर में ज्यादा फोकस किया गया है? मिडिल क्लास को खाली इनकम टैक्स में छूट मिल जाना ये अपने आप में पर्याप्त है? मुझे लगता है कि इस बार ये बजट जो है, वित्त मंत्री जी ने जो फीडबैक मिले हैं, जो सुना है लोगों को, उसको कहीं ना कहीं इस बजट में रिफ्लेक्ट होते हुए देखा है मैंने। आप चरणबद्ध तरीके से इसको समझिए। मैं नीचे से चलता हूँ। पहली बात तो आम आदमी को राहत मिलना, जैसे आपके सीए साहब भी बात कर रहे थे कि टैक्स में छूट मिली। अब इसके 2 फायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो ये होता है कि कहीं ना कहीं ये ब्लैक इकोनॉमी को फॉर्मल इकोनॉमी में कन्वर्ट करने में काम आता है। जब व्यक्ति को ये लगता है कि 12 लाख तक की मेरे घर में ये ना, मुझे लगता है ये इनकम टैक्स पेयर्स को बढ़ाएगा ये, या इनकम टैक्स पेयर्स न बढ़ा के भी, एग्जैक्टली ये शब्द यूज़ नहीं करूँगा, ये ऐसे लोगों को बढ़ाएगा जो रिटर्न फाइल करेंगे, अपनी इनकम डिस्क्लोज करेंगे। कि जो जिसके घर में 18 साल या उससे ऊपर का बच्चा है और जिसके पास में थोड़ा सा वो कैश कन्वर्ट करता था, वो 12 लाख तक की इनकम को यहाँ पे डिस्क्लोज करेगा, क्योंकि उसे पता है इस तक टैक्स नहीं लगना है। तो कहीं ना कहीं ये पैसा फॉर्मल इकोनॉमी में आएगा। वो जब 12 लाख रुपए फॉर्मल इकोनॉमी में आता है तो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में या किसी न किसी फॉर्म में कन्वर्ट होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जहाँ लोगों के हाथ में पैसा बचेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा। अगर आप देखें तो कोविड के बाद से जो कंजम्पशन में तेजी आई थी, पिछले 1 साल के अंदर कंजम्पशन में बहुत उतनी तेजी से कमी आई थी हमारे यहाँ पे। लोगों ने, मध्यम वर्ग ने खर्चा करना कम कर दिया था, क्योंकि उसके हाथ में डिस्पोजल इनकम कम हो रही थी। आज अगर हमारे हाथ में पैसा बचेगा तो कहीं ना कहीं वो हम उसको ऑटोमोबाइल में, ट्रेवलिंग में, टूरिज्म में, और उसको खर्चा करेंगे। अभी मैं आने से पहले किसी विशेषज्ञ को सुन रहा था, तो भाई 80,000 बचता है, उससे क्या होगा? 80,000 से वो EMI खरीदेगा, क्योंकि नाउ अगर हम देखें तो और इकोनॉमी इज रिप्लेस्ड फ्रॉम MRP टू EMIs। तो आप ये समझे कि वो मोबाइल खरीदेगा, वो फ्रिज खरीदेगा, टीवी खरीदेगा, तो वो एक EMI, तो कहीं ना कहीं जो एक धीमा कंजम्पशन था उस पर काम आएगा। साथ ही साथ रूरल थीम पे बहुत काम किया गया है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो जो एक गांव में जो छोटी छोटी चीज़ें दी गई हैं, वहाँ पे भी एक, मुझे लगता है वित्त मंत्री ने जो ज़रूरत थी उस समय की, फिशरीज़ पे काम किया है, शिपिंग पे काम किया है। शिपिंग इंडस्ट्री आप देखिए, हमारे यहाँ गोवा और कोचीन में शिपिंग इंडस्ट्री कोलैप्स हो गई थी, तो उन्होंने वहाँ पे भी काम किया है। तो मुझे लगता है कि हर सेगमेंट को थोड़ा थोड़ा देने की कोशिश करिए, जिससे कि सुना सबको गया है। और सबसे अच्छी बात कि कोई नया टैक्स नहीं लगा गया है, कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगा है, जो कि कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, जहाँ पे हम कहते हैं कि बाज़ारों में किसी भी देश की ग्रोथ के लिए फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जरूरी होता है, वहाँ पे है। तो मेरा मानना है कि ये जो अच्छा किया है ये है। बाकी अगली चर्चा में मेरी जो उम्मीदें थी और जो खराब किया, अपन उस पर भी बात बिल्कुल चर्चा करेंगे इस पर। और आशीष जी, हम आपसे समझना चाह रहे थे सीए के लिए, जिसको लेकर आपने जानकारी दी है, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन हमारे साथ डॉक्टर अजय चंद्राकर भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, किसानों को लेकर, महिलाओं को लेकर और मिडिल क्लास को लेकर जो बड़ी बातें हुई हैं, इसको आप जरा डिकोड करने की कोशिश करिए। इससे कितना असर पड़ेगा किसानों की अर्थव्यवस्था में? देखिए विवेक जी, किसानों के लिए जिस तरह से फिशरीज की बात हुई, दलहन तिलहन के ऊपर बात हुई, मखाना किसानों के ऊपर चर्चा हुई, तो निश्चित रूप से यह बहुत बड़ी बात है। और ये सब कैश क्रॉप है, और कैश क्रॉप होने के कारण सरकार इसको बढ़ावा देने के लिए बात कर रही है। तो हम जो अपना डॉलर खर्च करते हैं दूसरे कंट्री से मंगवाने के लिए, पर्टिकुलर दलहन और तिलहन के ऊपर, तो ये बिल का पत्थर साबित हो सकता है अगर किसान इसको हाथों हाथ लेते हैं और कन्वर्ट करते हैं। दूसरी बात है महिलाओं के लिए जो पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं, SC ST OBC, इनके लिए जिस तरह से बजट का प्रावधान किया गया, उनको आत्मनिर्भर। जी ठीक है। और हम लगातार चर्चा कर रहे हैं बजट को लेकर। बजट में किसानों के लिए कौन सी बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। KCC किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 5 लाख तक का किया गया है, और इसके अलावा जो टैक्स को लेकर हम बात कर रहे हैं वो भी लगातार जानकारी आपको दी जा रही है। आशीष जी, अब सवाल मेरा अगला ये है कि आप आसान शब्दों में मुझे और ये डिकोड करने की कोशिश करें। जैसे मैं हूं, अगर मेरे खाते में
12 लाख रुपए तक साल में आ रहे हैं, यानी कि 1 लाख रुपए मेरी इनकम है। जब मैं इनकम टैक्स रिटर्न का फाइल करूंगा तो मुझे क्या कोई कागजात लगाने पड़ेंगे इंश्योरेंस से जुड़े हुए, या रिबेट लेने के लिए कुछ करना पड़ेगा, या कुछ नहीं जानकारी देनी है, सीधे नील में भर दूंगा? जी देखिए, सरकार, आपने वित्त मंत्री जी की जो स्पीच सुनी हो तो उसमें उनका जो सबसे बड़ा फोकस है कि सेल्फ असेसमेंट के ऊपर। सेल्फ असेसमेंट का मतलब ये होता है कि आपके ऊपर विश्वास किया जा रहा है। अब देखिए, एक जो चीज़ बात आपने कही कि मैं अपने खाते में 12 लाख रुपए जमा करता हूं तो क्या उस पर मैं उस तरह से टैक्स भर सकता हूं, तो मेरा इसमें जवाब थोड़ा सा अंतर है। कारण क्या है कि कुछ ऐसी इनकम होती है, जैसे आप सैलरी पेशा लोगों को समझेंगे तो उन लोगों की इनकम डायरेक्टली क्रेडिट होती है सैलरी के जरिए, ट्रेजरी के जरिए, तो उनको तो बात अलग हो गई। लेकिन जो व्यवसायी होता है उसको ये साबित करना पड़ता है कि ये जो मेरी इनकम आ रही है, मैंने जो पैसा जमा किया है, अगर मैं नगद जमा कर रहा हूँ तो उस पर विशेष रूप से सरकार की निगाह बनी रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि मैंने अगर 12 लाख रुपए इकट्ठे बैंक में जमा कर दिए साल भर के अंदर और मैं कोई व्यवसाय ऐसा नहीं कर रहा हूँ तो उस पर इसी प्रक्रिया के थ्रू टैक्स लगता है। उसकी प्रक्रिया थोड़ी सी अलग है, उसमें सेक्शन भी अलग हैं, जिसमें आपको ये साबित करना पड़ता है कि हमारा ये जो पैसा आया है इसका स्रोत प्रॉपर है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप जो मुझे सीधा पहले सैलरीड का ही बताइए आशीष जमा जी, करते हैं, सैलरीड एम्प्लॉय के लिए, क्योंकि ये जो आज बड़ा फैसला हुआ है ये सैलरीड एम्प्लॉय के लिए ही है, सैलरीड क्लास के लिए ही है, उन लोगों को क्या करना पड़ेगा? जी नहीं, उन लोगों को कुछ नहीं करना। उन लोगों के देखिए, उनके जो टैक्स कटते हैं, उनका जो एम्प्लॉयर है, उनका जो डीडीओ होता है, उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो इसके ऊपर जो भी टैक्स की गणना करके उनको जो है फॉर्म 16 जारी करे। तो उनको जो भी जानकारी देनी रहती है वो जानकारी अपनी जो भी जानकारी है वो अपने डीडीओ को, अपने एम्प्लॉयर को देते हैं, वो इसका रिकॉर्ड रखते हैं। और अगर इनकम टैक्स को कई बार कुछ पूछना भी पड़ता है तो वो इनकम टैक्स डीडीओ से भी पूछ सकता है। तो मेरा ये कहना है कि उसके अंदर जो एम्प्लॉई है उसको निश्चित तौर पे 12,75,000 तक 75,000 का स्टैंडर्ड डायरेक्शन भी ले लेता है। तो 12,75,000 अगर किसी की इनकम हो रही है तो उसको निश्चिंत होना है। लेकिन अगर उससे ऊपर इनकम है तो उससे ऊपर इनकम होने पे फिर वो स्लैब रेट से कैलकुलेशन होगा जी, और वो टैक्स की जो गणना है उसमें 50,000, किसी को 1 लाख तक की भी छूट मिल जाएगी। ठीक है।